अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होगे। सो दिस इज़ अ यूट्यूब वीडियो। इसमें मैं ये करवा रहा हूँगा कि बहुत सारे पास्ट पेपर्स P1 के न्यूक्लियर फिज़िक्स के इंशाल्लाह। ओके, आ जाओ। बहुत सारे पास्ट पेपर्स हैं, देख लो। बहुत सारे पास्ट पेपर्स हैं, सारे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं, मिक्स इट। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई, पहला क्वेश्चन ये है, विच पार्टिकल हैज स्मॉलेस्ट मास। अच्छा, मैंने करवाया मैं पहले, तो इनको रेस कर लेता हूँ। अब इन्होंने ना हमें क्या किया हुआ है कि कुछ पार्टिकल्स के नाम दिए हुए ए बी सी एंड डी, एंड हमसे कहा हुआ है कि इस पार्टिकल का ना मास सबसे कम होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की बात चल रही है। अच्छा, जिनको नहीं पता अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है? दिस इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबको पता है क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स का भी पता है, प्रोटॉन्स का भी पता है। सबसे छोटा मैस कितना है? प्रोटॉन का मैस होता है 1, है ना। न्यूट्रॉन का भी 1 होता है ना। मैं एटॉमिक मैस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1840। और अल्फा जिसमें आपके पास 4 न्यूक्लियन नंबर होता है, मतलब 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल मिला के 4 इसका मैस होता है ना। 4 मैस होता है इसका। सबसे कम मैस किसका है? इलेक्ट्रॉन का। देखो, इलेक्ट्रॉन का मैस निग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस जो होता है नेग्लिजिबल होता है। सबसे कम मैस किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ये आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे थोड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which two atoms are isotopes of the same element? What are isotopes? Isotopes क्या होते हैं? देखो, बेसिकली आइसोटोप्स होते हैं एक एलिमेंट के दो सेम एटम्स होते हैं, लेकिन उनमें हर चीज़ सेम होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। ठीक है, वो एटम्स मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन का एटम है मेरे पास। ठीक है, उसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। एक और एटम है हाइड्रोजन का, उसमें एक प्रोटॉन है लेकिन 0 न्यूट्रॉन है ना। फर्क क्या है? पहले वाले में 1 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 0 न्यूट्रॉन है। दोनों एक ही एलिमेंट के एटम्स है, बस फर्क इतना है कि दोनों में प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसे दो एटम्स चाहिए जिनके प्रोटॉन तो सेम हो बट न्यूट्रॉन सेम ना हो। 1 में क्या है? 22 न्यूट्रॉन नंबर्स एंड 12 प्रोटॉन्स नंबर। ठीक है, 2 में देखो, 2 में इन दोनों में न्यूट्रॉन नंबर सेम है लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है। मतलब ये दोनों आइसोटोप्स नहीं है, बिकॉज आइसोटोप्स होने के लिए दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हों। एंड एक एलिमेंट के कब होंगे? जब उन दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम होंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमें दो ऐसे एटम्स चाहिए जिनके प्रोटॉन नंबर सेम हो। वो कौन से हैं? 2 एंड 4, सी ऑप्शन। आई होप समझ आ गया हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। 4 types of ionizing radiations are listed। 4 आयोनाइजिंग रेडिएशंस लिस्ट की गई है। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा, ठीक है, बीटा, एक्स रेज एंड गैमा रेज। सही है।
Which type of radiations can be emitted from the unstable nuclei of a radioactive material? हमें पता है कि जब बहुत बड़े एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं एंड उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस होता है तो वो अनस्टेबल होते हैं एंड क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं और वो रेडिएशंस कौन सी होती हैं? अल्फा होता है, ठीक है, और कौन सा होता है? बीटा एंड गैमा होता है। तो हमें इन चारों में से ऐसी रेडिएशंस बतानी है, ठीक है, जो न्यूक्लियस से निकलती हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से निकलती हैं। और हमने ये रट्टा होता है अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, हमने रट्टा होता है ये, है ना, आसान क्वेश्चन था। अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज, सही है। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर्स द सन? अच्छा, आपके सन को सूरज के ऊपर जो फ्यूल चल रहा है जिससे उसकी रोशनी आ रही है, बताओ उसमें कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है? हमें पता है कौन सा। देखो अभी होता है क्या है कि भाई हाइड्रोजन न्यूक्लियसेस मिलके हीलियम न्यूक्लियसेस बना रहे होते हैं। तो होता है क्या है कि दो न्यूक्लियसेस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे होते हैं, फ्यूज कर रहे होते हैं आपस में। तो फ्यूजन रिएक्शन किसका? फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ एंड फ्यूज होकर हीलियम का बनना, इस सन पे ये चल रहा होता है। तो द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इंटू हीलियम, ठीक है, फिजन नहीं होता, फिजन नहीं होता, ठीक है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ हीलियम इंटू हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन इंटू हीलियम, सही है। हाइड्रोजन जो है ना वो मिलके हीलियम बना रहे होते हैं। अगर कहते हो मैं दिखा भी देता हूँ, होता कुछ इस तरह है, देखो होता कुछ इस तरह है कि आपके पास ना ये हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स है, सही है। इनमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। अगर ये फ्यूज हो जाए क्या होगा बताओ? एक बड़ा न्यूट्रॉन बनेगा, एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, उसके अंदर आपके पास क्या होगा? दो प्रोटॉन्स होंगे एंड दो न्यूट्रॉन्स होंगे। एंड अगर आप देखो ये न्यूक्लियस किसका बन रहा है? ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस तरह आपके पास सर के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। अब ये यहाँ पर याद कर लो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या फिर यू कैन से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, बड़े नाम है इसके, उसकी बात कर रही है। On a very small proportion of the alpha particles are deflected through a very large scale, ठीक है। Which fact about the nuclei of the gold atom is not a conclusion for this experiment, सही है। अब बेसिकली हुआ क्या था मैं समझाता हूँ। हुआ ये था कि आपके पास ना एक सोर्स थी, ठीक है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रही थी। क्या एमिट कर रही थी? अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रही थी। आपने उसके सामने ना एक बिल्कुल पतली सी, बहुत पतली सी, बहुत ज़्यादा पतली ना गोल्ड फॉइल रख दी, बहुत पतली गोल्ड फॉइल रख दी, है ना। अब ये अल्फा पार्टिकल से गुजर के जा रहे थे, ठीक है। अब एक बंदा था, उसने उस टाइम पे कहा था कि भाई मेरे हिसाब से ना, क्योंकि उस टाइम किसी को नहीं पता था कि न्यूक्लियस कैसा होता है, एक एटम कैसा दिखता है। उन्होंने ये कहा था कि आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे ना वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक करेंगे। अगर उनको सीधा गुजारेंगे ना इस तरह, तो इस तरह डिफ्लेक्ट करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। क्या मतलब? उन्होंने ये कहा था कि एटम्स जो है ना, एटम्स जो एटम्स होते हैं ना, ये क्या है? एटम्स मैटर के बने हुए हैं। ये एक कंचे की तरह ले लो, है ना। तो जब आपके पास अल्फा पार्टिकल्स गुजरेंगे यहाँ से, उसको टकराएंगे और डिफ्लेक्ट बैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मोस्टली पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा गुजर गए थे। इससे हमें ये पता चला था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ठीक है, और उसके दरमियान में एक छोटी सी चीज़ है, एक एटम, मतलब एक एटम खोखला है एंड न्यूक्लियस बहुत छोटा है और बहुत डेंस और बिल्कुल सेंटर में, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से हमने चार कंक्लूजन लिखे। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो कंक्लूजन नहीं माना जा सकता। एक है कह रहे हैं दे आर सराउंडेड बाय मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस। ये तो कह सकते हैं ना, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ना होती, देखो ये न्यूक्लियस आपके पास छोटा सा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सारी जो है ना ये सारी एम्प्टी स्पेस है, ये सारी एम्प्टी स्पेस है ना। अगर एम्प्टी स्पेस ना होती तो जो अल्फा पार्टिकल्स से हीलियम न्यूक्लियस तो टकरा के डिफ्लेक्ट करते हैं ना, लेकिन वो सीधा गुजर गए इसके अंदर से। तो ये एक कंक्लूजन है। दे आर वेरी स्मॉल, एटम बहुत स्मॉल है, तो
जाहिर सी बात है कंक्लूजन है, दे कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम। अच्छा, अब ये है देखो कि भाई हमें ये भी पता चला कि आपके पास जो सेंटर में चीज़ है ना वो बहुत डेंस है, एंड सारा मैथ उसी के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जहाँ से भी गुजर रहा है यहाँ से, मतलब इस न्यूक्लियस के अलावा जहाँ से भी गुजर रहा है ये ज़रा भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस न्यूक्लियस के साथ टकरा रहा है तो बिल्कुल वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो हमें पता चला कि सारा मैथ यहीं पर ही है, तो मतलब ये भी कंक्लूजन है। लेकिन डी देखो, दे कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बताओ इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है? हमें तो बस ये पता चला ना कि भाई एम्प्टी स्पेस है एंड दरमियान में एक डेंस एरिया है। आपका आंसर डी है, इजी था। नेक्स्ट आ जाओ, अ रेडियो एक्टिव सोर्स एमिटिंग ओनली गैमा रेडिएशंस। गैमा पार्टिकल जो होता है गैमा रेडिएशन होता है। गैमा क्या होता है? गैमा बेसिकली आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इन प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ रेडिएशन डिटेक्टर व्हिच मेजर्स द काउंटर। आपके पास ना एक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, आपने उसको ना सामने रखा हुआ है गीगर मिलर ट्यूब के। कहाँ रखा हुआ है? गीगर मिलर ट्यूब के सामने रखा हुआ है। इसका नाम होता है जीएम ट्यूब, ट्यूब होता है, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना विच मस्ट कॉज ए काउंटर टू इंक्रीज। अब यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है कि रेडिएशन हम ना बेसिकली करते हैं क्या है, याद रखना हमेशा कि हम लोग जो है ना अपने रेडियो एक्टिव सोर्सेज को बॉक्स में बंद करके रखते हैं, लीड के बॉक्स में, ताकि ये रेडिएशन जो है ना बिल्कुल इस डिटेक्टर के सामने जाए, ये बाहर कहीं वापस ना जाए, ठीक है, कहीं और ना जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा एक्ट इनमें से हम जो करेंगे उससे यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही हैं इस मीटर में, आपके पास जो रेडिएशन आ रही हैं वो बढ़ जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। ऐसा क्या काम करें कि इससे ये जो रीडिंग आ रही है काउंट्स पर सेकंड बढ़ जाए? एक कह रहे हैं थिकनेस ऑफ थिक शीट ऑफ लीड प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर। एक कह रहा है कि भाई आप थिक लीड की सोर्स रख दो दरमियान में, उससे क्या होगा? लीड तो आपको पता है गैमा रेडिएशन को रोक लेगी, तो काउंट रेट फर्दर डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज तो नहीं करेगी ना, काउंट रेट तो डिक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज थोड़ी ना करेगी। बी कहता है कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर। आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख दो। अब हमें पता है कि गैमा रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गैमा रेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड ले आओ, गैमा रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी गलत हो गया। एक सी क्या कहता है, द रेडियो एक्टिव सोर्स मूव क्लोजर टू द डिटेक्टर। अगर आप क्लोज ले जाओ इसको, अगर इसको क्लोज ले जाओ तो अब क्या होगा? क्या होगा देखो, देखो पहले जो रेडिएशन बाहर इस तरफ जा रही थी, उस सराउंडिंग्स में जा रही थी, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गीगर मिलर ट्यूब के अंदर घुसेंगी, उससे रीडिंग ज़्यादा आएगी, मानते हो? तो करीब लाने से वाकई ही रीडिंग्स बढ़ती हैं, फर्दर लेके जाओगे तो डिक्रीज होंगी। तो सी आपका सही आंसर है। ये पहले करवा चुके हैं, आंसर मार्क हुए हैं इसलिए, लेकिन टेंशन नहीं लो, समझाऊंगे सारे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ वन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन में होता है क्या है, आपको याद है ना कि दो छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। दो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस का प्लूरल, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, सही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई टू मेक अ लार्जर न्यूक्लियाई, सही है। किसे कह रहे थे फ्यूजन? फ्यूजन में क्या होता है आपके पास, जब दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग नहीं, स्प्लिटिंग नहीं, डिके नहीं, ये सारे गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। नेक्स्ट, the result of the alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो बात करके आए ऊपर अभी, इसकी जो बात की थी अभी, ये किस चीज़ का प्रूफ देती है? ये किस चीज़ का प्रूफ देती है यहाँ पे? न्यूक्लियर फ्यूजन का। फ्यूजन की तो बात ही नहीं हो रही ना, हम तो ये बता रहे हैं कि एटम खोखला है, छोटा सा दरमियान में न्यूक्लियस है, गलत है। डिके की बात भी नहीं हो रही, डिके कहाँ से आ गया भाई? डिके तो बड़ा ही अजीब है ना, डिके तो आ ही नहीं रहा। हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई एटम बहुत छोटा है, उसमें से वो भी खोखला है आधा, एंड बहुत छोटा अंदर न्यूक्लियस है डेंसर सा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का कैसे भला पता चल गया भाई? क्या अजीब एग्जांपल्स दिए इन लोगों ने भाई, साफ पता चल रहा है गलत है। डी क्या कह रहे हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाँ हम न्यूक्लियस का साइज पता लगा पाए,
ठीक है, एक एटम है वो आधा खोखला है, बिल्कुल दरमियान में छोटा सा न्यूक्लियस है, क्योंकि बहुत रेयरली हो रहा था कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जाके डिविएट हो रहा था। ठीक है, तो डी सही आंसर है। अ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ अ कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, को ऊपर 59 नीचे 27। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस न्यूक्लियस? कॉम्पोजिशन मतलब इसको तोड़ा जाए, जैसे आप खिलौना लाते हो, उस खिलौने को तोड़ते हो, उसमें से उसके इंजन निकालते हो, उसके साथ ऑपरेशन करते हो ना, इस तरह अगर हम इसको तोड़ा जाए, इसमें से क्या क्या निकलेगा? देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकलेंगे 27, है ना। प्रोटॉन नंबर एक, कोई भी आपके पास न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर आता है मास नंबर, ठीक है, और नीचे आता है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो 27 ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर 27 प्रोटॉन्स हैं, और अगर न्यूट्रॉन निकालें तो हम न्यूक्लियन नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर देते हैं, 32 आएगा। ए सही आंसर है। The only stable isotope of gold Au is 79 protons and 118 neutrons in a nucleus of an atom. ठीक है, एक बिल्कुल स्टेबल गोल्ड का एटम है, उसके अंदर 118 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड 79, मुझे इसकी उर्दू नहीं आती, 79 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। वो ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो, एक स्टेबल एटम है ना, एटम की बात हो रही है, आयन की नहीं। एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मानते हो, पढ़े ना केमिस्ट्री में। अच्छा, अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप विद अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ डिटेक्टर। एक सैंपल है, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसकी हाफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, हमने इसको डिटेक्टर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर इंसर्टेड, मतलब सामने ना हमने डिफरेंट मटेरियल के शीट्स रखी हैं, कभी पेपर रखा, कभी कार्ड, कभी एल्यूमिनियम शीट, सही है। बिटवीन द रेडियो ओके, वन एट अ टाइम, एक एक करके। The background count rate is subtracted from the reading on the detector and the corrected count rates are recorded in the table. मतलब ये कि पहले हमने बैकग्राउंड रेडिएशंस कैलकुलेट कर लिया और बार बार आगे हमने डिफरेंट चीज़ें रखी, पेपर, कार्ड, एल्यूमिनियम चिप, जो भी रखे ना, हमने रीडिंग कैलकुलेट की एंड उस रीडिंग में से हमने बैकग्राउंड काउंट निकाल कर ये टेबल बना लिया, ठीक है। अब विच टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर एमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव सैंपल? अब वो ये पूछ रहे हैं कि रेडियोएक्टिव सैंपल अल्फा बीटा गैमा में से क्या क्या एमिट कर रहा है, हमने सिर्फ इसको देख के बताने, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे कोई भी शीट नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था, बिल्कुल सामने थी, आमना सामना था, तो 450 काउंट रेट था, ठीक है। जब एल्यूमिनियम शीट रखी तो काउंट रेट डिक्रीज हो गया। एल्यूमिनियम शीट किसको रोक सकती है? एल्यूमिनियम शीट जो है, याद रखना, अल्लाह इतना बड़ा मच्छर था, एल्यूमिनियम शीट जो है ना, वो बीटा को भी रोक सकती है, ठीक है, और अगर बीटा रुक गया तो ऑफकोर्स अल्फा भी रुक जाएगा, तो ये अल्फा को भी रोक सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हो सकता है अल्फा भी प्रेजेंट हो सकता है बीटा भी प्रेजेंट हो, श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है, अल्फा बीटा दोनों हो सकते हैं। अच्छा, हमने जब लीड की शीट रखी तो 380 से 285 पे आ गई, मतलब रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। एंड लीड किसको रोक सकती है? सिर्फ गैमा को। लीड से कौन रुकता है? सिर्फ गैमा रुकता है, गैमा और किसी से नहीं रुकता सिवाय लीड के। अब ज़्यादा डिक्रीज क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको थिन लीड शीट ली है, मतलब ये कि भाई गैमा तो कंफर्म है, गैमा तो है ही है, क्योंकि गैमा से सिर्फ लीड शीट से सिर्फ गैमा ही रुक सकता है, गैमा प्रेजेंट है। इसके अलावा आगे आ जाओ, हमने जब पेपर रखा तो रीडिंग 452 थी, ठीक है। जब कुछ नहीं था तो 450 थी, जब पेपर रखा तो 2 से बढ़ गई, है ना। हालांकि अगर भी अल्फा होता तो क्या वो पेपर से रुक जाता, है ना, लेकिन काउंट रेट में ज़रा भी डिक्रीज़ नहीं आया, बल्कि 2 का इंक्रीज़ आ गया। मतलब ये कि अल्फ़ा नहीं है, क्या मतलब है? अल्फ़ा प्रेजेंट नहीं है, बीटा है, ठीक है, गैमा भी है, सही है, क्योंकि लीड शीट से रुका था, तो बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेडिएशंस ओनली। अच्छा, in a fusion reactor which particle causes uranium 235 nuclear split? अच्छा, अब फ्यूजन रिएक्टर में जो आपके पास हम गोली चलाते थे एंड गोली चला के जो बैलून होता था 235 का, उसको हम जब फाड़ते थे तो क्या मारते थे? गोली क्या होती थी? गोली होती थी न्यूट्रॉन, याद है ना, हम न्यूट्रॉन फायर करते थे यूरेनियम 235 में, ठीक है, एंड वो बन जाता था यूरेनियम 236, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, एंड वो फिर फट जाता था 2 न्यूक्लियस में।
व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर? अब न्यूक्लियर रिएक्टर में मैं दिखा देता हूँ जिसको नहीं पता। ओहो सॉरी, ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ब्लैक कलर के मॉडरेटर्स होते हैं क्या काम करते हैं? दे वर्क लाइक अ पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या मतलब? पाकिस्तानी जब पुलिस वाले को देखते हैं तो उनकी स्पीड हल्की हो जाती है ना? तो बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करते हैं। जब इनमें से कोई न्यूट्रॉन पास करता है उनकी उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ये न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देते हैं। क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन। क्यों हम स्लो क्यों करवाते हैं बताता हूँ। देखो अगर हम स्लो ना करवाए ना तो रिएक्शन होता जाए टेम्परेचर मिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा थाउजेंड पे पहुँच जाए, मिलियन सॉरी थाउजेंड ऑफ डिग्री सेल्सियस पहुँच जाए, उसमें धमाका भी हो सकता है, सब कुछ मेल्ट भी हो सकता है ना? तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन को थोड़ा स्टॉप करने के लिए, हल्का करने के लिए वी यूज मॉडरेटर्स। नेक्स्ट, विच पार्टिकल्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ लार्ज एटम? एक बड़े एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एक एटम में चाहे वो छोटा है बड़ा है, ऑफकोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होंगे ना, जाहिर सी बात है, बच्चों वाली बात पूछी लोगों ने। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डिके। विच पार्टिकल हैज अ वीकर आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड व्हिच हैज अ वीकर पेनिट्रेटिंग पावर? आयोनाइजिंग का मतलब है कि जब ये हवा से गुजरते हैं तो अपने आसपास के एयर को आयंस बना देने की एबिलिटी, और पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ के आर पार जाना, पेपर के आर पार जाना, शीट के आर पार जाना, स्किन के आर पार जाना, उसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग। ठीक है, अच्छा, अब वीकर आयोनाइजिंग इफेक्ट किसका होता है? बीटा का। ये तो याद होना चाहिए भाई, ये मैं नहीं समझा सकता। वीकर पेनेट्रेटिंग पावर किसकी होनी चाहिए? अल्फा की। सही है, अच्छा। अब बीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स पासेस इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बीटा पार्टिकल्स जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। अब वो कह रहे हैं कि भाई इनमें से पाथ बताओ कौन सा पाथ होगा इन 6 में से। ठीक है, कौन सा 2 पाथ होंगे बीटा पार्टिकल के? मैग्नेट में कौन सा होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा होगा? देखो मैग्नेट में जाने के लिए आप यूज करोगे नोजल वाली गन। अब ना व्हाट इज नोजल वाली गन? नोजल वाली गन मीन्स आपका लेफ्ट हैंड ग्रिप टूल। क्या करोगे? लेफ्ट हैंड ग्रिप टूल यूज करोगे। ठीक है, हमें पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, जहाँ पे बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट करंट एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो करोगे क्या? आपकी फर्स्ट फिंगर कहाँ जाएगी? साउथ की तरफ। ठीक है, आपकी फर्स्ट फिंगर हो इस तरफ फर्स्ट फिंगर हो आपकी। ठीक है, मिडिल फिंगर कहाँ हो? इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। ठीक है, आपकी मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, आपका थंब कहाँ है? डाउनवर्ड्स ना, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे? फर्स्ट फिंगर साउथ की तरफ, मिडिल फिंगर इधर, एंड आपका थंब नीचे होगा। ठीक है, थंब नीचे होगा आपका। ठीक है, अब मिडिल फिंगर हमने करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट क्यों एज्यूम की? क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट होता है। तो 3 आ गया यहाँ से, एंड यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, है ना, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे 6 आ गया, 3 एंड 6। नेक्स्ट, बहुत बड़े हैं अभी भाई, बहुत सारे बड़े हैं, थोड़े से रह गए, चलो। अच्छा, the isotope radon 222 has half-life 3.8 days. Which statement about a sample containing 0.1 mg of radon 222 is correct? ठीक है, आफ्टर 1.9 डेज मतलब 3.8 का हाफ आधे दिन में 0.5 mg रह जाएगा। है क्या हो गया ये? देखो लगता है एग्जामिनर ने गलत स्टेटमेंट लिखी है, वाकई गलत लिखी। क्या मतलब? देखो 3.8 इज हाफ लाइफ है, मतलब 3.8 दिनों के बाद आपका 1 mg हाफ हो जाएगा। ठीक है, जितना सैंपल आपने रखा था रेडन का वो हाफ रह जाएगा। ठीक है, आधे दिनों में नहीं, ये 1.9 तो हाफ ऑफ हाफ लाइफ है ना, हाफ ऑफ हाफ लाइफ है, राइट? तो इसमें हाफ नहीं होगा, गलत बात है। बी में देखो 3.8 डेज के बाद 1 mg 0.5 mg रह जाएगा, ऐसा हो सकता है? 3.8 डेज क्या है? ये हाफ लाइफ है, मतलब वो टाइम जिसके बाद आपका सैंपल, आपके सैंपल का मैस, आपके सैंपल का काउंट रेट, आपके सैंपल का यू कैन से क्या कहते हैं आयोनाइजिंग इफेक्ट, सब कुछ हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा, अब वायर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अल्लाह, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना पढ़ाए गए मुझे, इन क्वेश्चन इतना आसान है। देखो यहाँ पे, अ वायर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल राइट एंगल पे पड़ी हुई है ये। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं द करंट इन द वायर
एंड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। इस वायर में ना करंट है, हमें नहीं पता कि वो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रही है। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फायर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द कन्वेक्शनल करंट इन द वायर। ठीक है, अब वायर में करंट चाहे इस तरफ जा रहा हो चाहे इस तरफ जा रहा हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये कहा हुआ है कि जहाँ पे भी करंट जा रहा है, एज्यूम कर लो करंट जहाँ जा रहा है, हम लोगों ने उसी तरफ क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को, मतलब प्रोटॉन्स को, ठीक है, और हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को, बीटा पार्टिकल्स को उसी डायरेक्शन में फायर किया। ठीक है, विच बीम experiences a force that is initially in the same direction as the force experienced by the current in the wire। अब वो कह रहे हैं इन तीनों में से दौड़ लग रही है, दौड़ लगी दौड़, ठीक है, यू हैव अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, यू हैव, अच्छा अल्फा ऐसे नहीं होता, ओह अल्फा सॉरी ऐसा होता है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, यू हैव बीटा पार्टिकल्स एंड यू हैव गैमा, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, करंट डेट से इस तरफ जा रहा है, ये तीनों इस तरफ जा रहे हैं, है ना। पहली बात, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी बिकॉज न्यूट्रल है। अब लगेगी अल्फा पे फोर्स लगेगी एंड बीटा पे लगेगी। अब वो कह रहे हैं बताओ कि भाई इन दोनों में से किसके ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी जिससे वायर पे लग रही हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वायर पे फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बताओ कौन से इन दोनों में से एक है जिसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अब वायर में अज्यूम करो करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इस तरफ जाता, एंड अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी इस तरफ जा रहा है, तो जहां पर वायर के ऊपर फोर्स लग रही है वहां पे बीटा के ऊपर लग रही होगी ना, अल्फा भी लग रही होगी, बिकॉज अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है, वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, वायर भी, मतलब करंट हम कन्वेंशनल करंट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वायर पे लगेगी फोर्स वहीं पे अल्फा पे भी लगेगी, है ना, तो अल्फा टिक कर दिया, बाकी सारे गलत है। ओके, अच्छा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बताओ फोर्स कहाँ लगेगी। लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, ठीक है, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, इस तरह आपका हाथ आएगा, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज जा रही है आपकी, ठीक है, मिडिल फिंगर कहाँ रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल ऑपोजिट रखोगे, ठीक है, ऑपोजिट, फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज है, मिडिल फिंगर इस तरफ है, आपका थंब नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगी है, डाउन द पेज। ओके, इन अ गीगर मिलर मार्टिन एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, आर फाइंड इन गोल्ड शीट। अच्छा, व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, हम कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं सेम क्वेश्चन कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, पहले भी कर चुके हैं सवाल, भाई लास्ट सवाल करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, 3 types of radiations emitted by unstable nuclei are helium nuclei, short wavelength electromagnetic waves and electrons। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, अल्फा होते हैं, ठीक है, अल्फा होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ कौन से होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से होती है, गैमा, एंड इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, बीटा, सबको पता है। अच्छा जी, अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फायर्ड इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज व्हिच पार्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। अच्छा, आपकी जो डायरेक्शन है फील्ड की वो इनटू द पेज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, अभी करके आए, जब इनटू द पेज थी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, फोर्स डाउनवर्ड्स लग रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स दो ऑप्शन है, क्या मतलब किस के साथ जाएंगे, डी के साथ कि सी के साथ। देखो सी क्या दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में इधर से एंटर हो रहे हैं, एंटर होने के बाद एकदम इस पॉइंट पे आने के बाद एकदम फोर्स लगती है ना, क्या ऐसा सच है, नहीं भाई, जैसे ही आपके पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं वैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट हो जाती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके एकदम फोर्स लगेगी, ये गलत है, डी आपका सही आंसर है, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिशन इज करेक्ट, दे ऑल आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय एल्यूमिनियम शीट, नहीं गैमा पास कर जाएगा, दे ऑल आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं गैमा नहीं डिफ्लेक्ट होता, गैमा कोई चार्ज नहीं उसके ऊपर, दे ऑल आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नहीं गैमा नहीं करता, गैमा नहीं करता, गैमा के ऊपर चार्ज नहीं है, दे ऑल कॉज आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, बिल्कुल ये सारे जब गुजरते हैं हवा में से तो अपने आसपास की गैसेस को ना, एयर पार्टिकल्स को आयन्स बनाते जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो टाइम जिसके बाद आपका टाइम फॉर हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियर टू डिके, है ना, जिसके बाद आपका
न्यूक्लिया जो होता है उसमें से हाफ डिके हो जाता है। एक न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियाई होते हैं उनमें से हाफ डिके हो जाते हैं वो टाइम, ठीक है। Radioactive isotopes that emits alpha particle, beta particle, and gamma rays are stored in a wooden box that are lined with a material that prevents most radiations escaping the box. आपके पास एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जो कि अल्फा, बीटा एंड गैमा तीनों रेडिएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ना एक बॉक्स की लाइनिंग, मतलब एक बॉक्स लिया है और मटेरियल नहीं बताया हुआ, हमने उस मटेरियल से ना लाइनिंग की हुई है। अब वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सारी रेडिएशंस को मोस्टली रोकते, ठीक है। तो ऐसा कौन सी चीज़ होगी? अगर हम पेपर लेंगे तो वो उससे बीटा रुक जाएगा, अल्फा रुक जाएगा, बीटा गैमा चले जाएंगे। अगर एल्यूमिनियम शीट लेंगे अल्फा बीटा रुक जाएगा लेकिन गैमा स्टिल पास कर जाएगा। अगर लीड लेंगे तो अल्फा भी रुक जाएगा, बीटा भी रुक जाएगा, गैमा भी रुक जाएगा, है ना। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ सो मेक श्योर बस आगे शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब करनी कहूँगा, ठीक है। अच्छा, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। काफ़ी ज़्यादा पास पेपर्स लिए, मोर देन आई गेस 30 पास पेपर्स है, और ये मैंने करवाए हैं रिसेंट 2021 से लेके 2024 तक, ऑल वेरिएंट्स कह लो। कुछ एक आधा मिसिंग हो गया होगा, ठीक है। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।